तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में पति पत्नी के बीच थोड़ी मोड़ी लड़ाई झगड़े या छोटा मोटा तकरार ना होता होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी सी लड़ाई की वजह से अपना घर छोड़कर चला जाए, क्योंकि इंसान जब एक बार नाराजगी में अपना घर छोड़ देता है तो उसे काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब तक उसको होश आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। आज की जो कहानी है कुछ इसी तरह की है कि एक लड़की को उसके घर पहुंचने में लगभग 4 साल का वक्त बीत जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस कहानी में होता क्या है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो कोई भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है बिहार की राजधानी पटना की। पटना शहर का एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है धोबी घाट। धोबी घाट का ही रहने वाला मोहम्मद आरिफ, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। मोहम्मद आरिफ की जो पत्नी है सुल्ताना की उम्र 24 साल के आसपास होती है, जो कि सुल्ताना नेपाल के लुम्बिनी जिले की रहने वाली होती है। ये दोनों प्रेम प्रसंग करके शादी किए थे और शादी के 4 साल बीत जाते हैं। दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छी खासी चल रही थी। 4 साल में दोनों के दो बेटे भी हो जाते हैं, 2 बच्चे भी हो जाते हैं। एक दिन जो 4 साल का वक्त बीत जाता है, दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और जो सुल्ताना रहती है अपने पति से, इस लड़ाई की वजह से अपने पति से इतनी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है, अपने मायके जाने के लिए चल पड़ती है, जो कि उसके जो मायका था नेपाल के लुम्बिनी जिले में। और सुल्ताना के जो पिता थे उनका नाम मोहम्मद हबीब होता है। जब घर से बाहर निकलती है तो अपने पिताजी को कॉल करती है और कॉल करके कहती है कि पिताजी मैं आपके पास आ रही हूँ। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन जाती है और वहाँ से ट्रेन पकड़ के उत्तर प्रदेश के बस्ती स्टेशन पर पहुँच जाती है। जब वहाँ पर उतरती है तो काफ़ी रात हो चुकी होती है, क्योंकि बस्ती स्टेशन के कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बस अड्डा पड़ता था, वहीं से नेपाल के लिए बस मिलती है। अब सुल्ताना को वहां पर जाना था लेकिन रात हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वह बस्ती स्टेशन पर ही रुक जाती है और अपने दोनों बच्चे को कुछ खाने पीने को देकर उन दोनों को सुला देती है और अपना समय काटने के लिए स्टेशन पर टहलने लगती है। तभी उसकी नज़र उस पर एक आदमी की नज़र पड़ती है जिसका नाम रहता है जावेद। जावेद की उम्र जो 25 साल के आसपास होती है। जावेद बस्ती के रसूलपुर इलाके का रहने वाला होता है और बस्ती स्टेशन के बगल में देह व्यापार का काम धंधा चल रहा था, जो कि जावेद उसी में दलाली का काम करता था। जब सुल्ताना को देखता है तो उसकी जो खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि सुल्ताना अकेली है और वो सोच लिया था कि ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, जिससे कि उससे बातें करने के लिए उसके आसपास घूमने लगता है, मंडराने लगता है। और ऐसे में ही उससे पूछ बैठता है कि तुम इतनी रात को यहाँ स्टेशन पर क्या कर रही हो, जो तुम अकेली हो और 2 बच्चे भी हैं। जब सुल्ताना जावेद की बात सुनती है तो वो अपनी पूरी बात बता देती है जावेद से कि कैसे वो अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके के लिए निकली है, लेकिन रात हो जाने की वजह से वो स्टेशन पर रुक गई है। जब जावेद यह बात सुनता है तो खुश हो जाता है और सोचता है कि वो इसको अपनी ओर आकर्षित करे, क्योंकि मेरे काम की आने वाली चीज़ है, और उसको आकर्षित करने के लिए उससे खूब सारी बातें करने लगता है। इसके बाद सुल्ताना से कहता है कि तुमको यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्टेशन पर रुकेगी तो पुलिस वाले तुमको परेशान करेंगे। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमको और तुम्हारे बच्चों को बस अड्डे छोड़ देता हूँ और वहाँ से बस पकड़कर तुम लोग नेपाल चले जाना। जब सुल्ताना यह बात सुनती है तो खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है। इसके बाद जो जावेद रहता है उसके दोनों बच्चों को अपने बाइक पर बैठाता है और सुल्ताना को बैठाकर बस अड्डे लाता है। लेकिन जब बस अड्डे लाता है तो सुल्ताना को पता चलता है कि जो बस है वो सुबह 7 बजे के लिए रवाना होगी। अब तो सुल्ताना के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखने लगती है। जब जावेद देखता है कि सुल्ताना परेशान हो गई है तब फिर एक बार वो सुल्ताना से कहता है कि अगर तुम्हें दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, अगर तुम्हें नाराज़गी नहीं है तो तुम मेरे पास में ही मेरा घर है, वहीं पर चलो, रात भर वहीं पर रहना। इसके बाद सुबह बस अड्डे पर मैं छोड़ दूंगा, इसके बाद तुम अपने मायके नेपाल चले जाना। जब सुल्ताना यह बात सुनती है तो वह जावेद पर विश्वास कर लेती है
और कहती है कि ठीक है। इसके बाद जावेद सुल्ताना और उसके बच्चों को लेकर अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद उसके दोनों बच्चे को कुछ खाने के लिए देता है और खाने को देकर जब दोनों बच्चे खाकर सो जाते हैं तो सुल्ताना को के लिए चाय लाता है और चाय में कुछ नशीले चीज़ें मिला देता है। नशीली चीज़ मिलाने के बाद जब सुल्ताना चाय पीती है तो चाय पीने के बाद उसे होश ही नहीं रहता है कि बेहोश सी होने लगती है। इसके बाद जावेद सुल्ताना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ गंदा काम करता है। जब सुबह का वक्त होता है तो सुल्ताना को तो रात में कुछ पता ही नहीं चला था कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन जब सुबह का वक्त होता है तो सुल्ताना को एहसास हो जाता है कि ये आदमी मेरे साथ कुछ गलत किया है। इसके बावजूद भी वो कुछ कहती नहीं है और जावेद से कहती है कि तुम मुझे बस अड्डे छोड़ दो, मैं बस पकड़कर अपने मायके जाऊंगी। इसके बाद जावेद कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर तुम दे धंधे का काम करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि तुम गरीब भी हो और तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है। जब ये तुम काम करोगी तो मालामाल हो जाओगी, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। जब सुल्तान यह बात सुनती है तो ये काम करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन जावेद उसे बार बार प्रेशर करता है, परेशान करता है काम करने के लिए, लेकिन सुल्ताना जावेद की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। जब जो जावेद रहता है समझ जाता है कि मेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगी, तो उसको परेशान करने लगता है, उसके ऊपर और दबाव डालने लगता है और उसको बहुत ही प्रताड़ित करने लगता है। कहता है कि तुमको मेरी बात मानना ही होगा और कहता है कि जब तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जो दोनों बच्चे हैं उसको मैं मार डालूंगा। अब सुल्ताना को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, उसके आगे और कोई चारा ही नहीं रहता है। जैसे तैसे करके वो मान जाती है, लेकिन वो बेबस हो जाती है, मजबूर हो जाती है अपने दोनों बच्चों के आगे। इसके बाद जो सुल्ताना है वो बस्ती के जो कोठा था, बस्ती स्टेशन के बगल में जो देह व्यापार का धंधा था उसी में उतर जाती है और उसी में उतरने के बाद वह देह व्यापार का काम करने लगती है। और इधर जो जावेद था उसके दोनों बच्चों को अपने पास रख लेता है, उन दोनों का एक स्कूल में एडमिशन करवा देता है और सुल्ताना के लिए एक अलग से कमरा दे देता है जहाँ पर सुल्ताना रहती थी। अब तो जावेद को पता चल जाता है कि जब तक मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे सुल्ताना कुछ कर नहीं पाएगी और न ही यहाँ से भाग पाएगी, और होता भी यही है। सुल्ताना को न चाहते हुए भी वहाँ पर रहना पड़ता है, वो काम करना पड़ता है जो कि वो नहीं चाहती थी। ऐसे ही करते करते वक्त कुछ 4 साल का वक्त बीत जाता है। इस 4 साल में सुल्ताना कई बार भागने के भी प्रयत्न करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी इस धंधे में उतरता है हर 1-2 महीने के बाद, यानी कि 3 महीने के बाद जो दिन धंधे वाली जो औरतें होती हैं उनको सरकारी अस्पताल में जाकर चेक कराना होता है। इसी तरह से सुल्ताना एक दिन सरकारी अस्पताल में जाती है और अपने दोनों बच्चों का भी ट्रीटमेंट करवाने के बहाने ले जाती है और इसके बाद वहाँ से भागने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी जावेद को पता चल जाता है और वहाँ पर जाता है, उन दोनों को पकड़ लेता है। सुल्ताना बार बार रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, लेकिन जो जावेद रहता है नहीं मानता है। जब जावेद देखता है कि नहीं मानेगी तो उसको 2-4 थप्पड़ भी देता है और उसको अपने यहाँ लाता है। इसके बाद जो सुल्ताना होती है अपने मन को मना लेती है कि अब तो हम यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे, मेरी पूरी ज़िंदगी यहीं ही कटेगी। ऐसे ही 4 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन जब 4 साल का वक्त बीतता है तो एक दिन उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश उसके पास आता है। उसके पास आने के बाद जब ओम प्रकाश जो सुल्ताना रहती है उसको अपने कमरे में ले जाती है, कमरे में ले जाने के बाद उससे बातें करती है, तभी सुल्ताना को पता चलता है जो ओम प्रकाश है वो भी उसी के इलाके का रहने वाला है, यानी कि नेपाल के लुम्बिनी जिले का वो भी रहने वाला है। और उसकी भाषा से सुल्ताना को साफ समझ में आता है कि ये इसी के इलाके का रहने वाला है। इस पर सुल्ताना पूरी कहानी ओम प्रकाश को बताती है और उसके सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि किसी भी करके आप मुझे यहाँ से ले जाइए। इसके बाद जो ओम प्रकाश रहता है कहता है कि ठीक है तुम घबराओ मत, और वो बताता है कि मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। दरअसल इसी बस्ती ज़िले में मेरी बहन की शादी हुई है और जब भी मैं अपनी बहन के यहाँ आता हूँ तो मैं इस एरिया में आता हूँ। इसके बाद जो सुल्ताना रहती है अपने घर का पता देती है ओम प्रकाश को। ओम प्रकाश उसका घर का पता लेकर चला जाता है और जब अपने घर जाता है यानी कि वहाँ नेपाल जाता है, तो नेपाल जाने के बाद उसके पिताजी से मुलाकात करता है, जो मोहम्मद हबीब रहते हैं उनसे मुलाकात करता है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेता है, लेकिन सुल्ताना के बारे में उसके पिताजी को कुछ बताता नहीं है। और कुछ दिन के बाद फिर वहीं पर आता है, अपनी बहन के घर आता है और अपनी बहन घर आने के बाद वह एरिया में जाता है, सुल्ताना के पास जाता है। जब सुल्ताना के पास जाता है तो पूरी बात बताता है
और अपने मोबाइल से अपने उसके जो पिता का नंबर लिया था उसी से अपने मोबाइल से सुल्ताना का बात कराता है। जब सुल्ताना अपने पिताजी से बात करती है, जो उनके पिताजी थे, अपनी बेटी की पहली बार बात को सुनते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है कि मेरी बेटी है। इसके बाद जो सुल्ताना रहती है अपने पिताजी को पूरी बात बताती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है कि कैसे आकर इस चुंगल में फंस गई है। तो जो मोहम्मद हबीब होते हैं सुल्ताना के पिताजी, वो कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि तुम इस दुनिया में ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारे पति को फ़ोन किया था तो दो टुक जवाब दे दिए थे कि वो सुल्ताना मेरे लिए मर चुकी है। मैंने कहाँ कहाँ नहीं तुम्हारी तलाश की, लेकिन तुम्हारे कहीं भी पता नहीं चला। इसके बाद दोनों बाप बेटी में बहुत सारी बातें होती है और पूरी जो कहानी रहती है सुल्ताना अपने पिता को बताती है। इसके बाद जो उसके पिताजी रहते हैं मोहम्मद हबीब, कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। इस पर सुल्ताना कहती है कि आप यहाँ पर ग्राहक बनकर आइएगा, एक पिता बनकर नहीं आइएगा। जब वो लोग को पता चलेगी कि आप मेरे पिताजी हैं तो आपको ये लोग मार भी सकते हैं। और पूरी कहानी बताती है कि कैसे कैसे यहाँ पर आना है। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो सुल्ताना के पिताजी हैं वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर आने के बाद वो अपनी बेटी की तलाश करने लगते हैं। 2 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन सुल्ताना का कहीं आता पता नहीं चलता है। इसके बाद दोस्तों जब तीसरे दिन आता है तो सुल्ताना से मुलाकात हो जाती है। और जब सुल्ताना से मुलाकात होती है तो सुल्ताना उनको देखती है तो एक कस्टमर की तरह उसके साथ व्यवहार करती है। ये नहीं साबित होने देती है कि ये उसके पिताजी हैं। उसके साथ व्यवहार करती है और अपने पिताजी को अपने रूम में ले जाती है और रूम में ले जाने के बाद अपने पिताजी के गले लगकर खूब ज़्यादा रोती है। दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा रोते हैं। इसके बाद जो उसके पिताजी रहते हैं कहते हैं कि मैं तुमको अभी यहाँ से ले चलता हूँ, तुमको अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन सुल्ताना कहती है कि यहाँ से जाना इतनी आसान नहीं है। वो उपाय बताती है और कहती है कि अभी आप पुरानी बस्ती थाना के जो इंचार्ज हैं वहाँ उनका नाम प्रदीप कुमार है, उनसे जाकर मिलिए और पूरी कहानी बताइए, वहीं हम लोग को यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों जो सुल्ताना के पिताजी रहते हैं 11 जनवरी 2014 को जो वहाँ के थाना रहता है, पुरानी बस्ती थाना के जो इंचार्ज रहते हैं जिनका नाम रहता है प्रदीप सिंह, वहाँ जाकर पैरों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और अपनी पूरी बेटी की पूरी कहानी उनको बताते हैं। जब प्रदीप सिंह ये पूरी कहानी सुनते हैं तो उनको गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी आपको उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को वहाँ चुंगल से निकाल लूँगा। इसके बाद तुरंत वो अपनी पुलिस टीम के साथ और जो सुल्ताना के पिताजी रहते हैं उनको लेकर उस एरिया में रेड मारते हैं और रेड मारने के बाद सुल्ताना को ले लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। जब सुल्ताना को अपने गिरफ्तार कर लेते हैं, वो लोग ले लेते हैं। तो इसके बाद सुल्ताना के बयान पर भी जो जावेद रहता है उसको धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके जेल भेज दिया जाता है। और सुल्ताना से जब ये बात पूछी जाती है तो सुल्ताना कहती है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि 4 साल ही बस मैं वहाँ पर रही, लेकिन मेरी तरह जाने कितनी कितनी लड़कियाँ बहुत दिन से वहाँ पर रह रही है और उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है। ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं बिहार की और नेपाल की रहने वाली हैं। इस पर जो प्रदीप सिंह है जो थाना की इंचार्ज हैं वो ये बात सुनते हैं तो सुल्ताना से कहते हैं, उनको सतावना देते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी लड़कियां वहां पर हैं वो भी यहां से छूट जाए। तो दोस्तों इसके बाद जो सुल्ताना रहती है अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके अपने पिताजी के पास चली जाती है। तो ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और सतर्क हो जाइए। तो दोस्तों मेरे कुछ तमाम व्यूवर्स हैं, मैं उनका अपनी वीडियो में नाम लेना चाहूँगी जो कि मेरी वीडियो को बहुत ही सारा प्यार और दुलार देते हैं और समय निकाल कर देखते भी हैं। उनका जो नाम है इस प्रकार है: AK अवस्थी पुणे सिटी महाराष्ट्र से, नेपाल महतो बोकारो झारखंड से, JP यादव गुजरात से, वीरेंद्र प्रताप सिंह प्रयागराज से, आकाश एडवोकेट झांसी से, गौतम कलिम्पाग वेस्ट बंगाल से, मनोज कुमार मोहम्मद जहीद, राजकुमार निषाद जौनपुर से, अली अहमद, सूरवीर सिंह संतोष मध्य प्रदेश से, जय यादव दिनेश यादव रोहतास बिहार से। आप सभी का मेरे तहे दिल से नमस्कार कि आप लोग मेरे ऊपर इतना प्यार और सपोर्ट बनाए हैं, ऐसे ही बनाए रखें। और जो कोई भी लोग अपना नाम मेरी वीडियो में सोचते हैं कि उनका भी नाम आए तो अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उनका भी नाम ले सकूं। तो फिर मिलती हूं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।